हेलो एवरीवन। भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप AKTU से बीटेक कर रहे हो ना और सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो भाई आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। देखो यहाँ पर AKTU में आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो 80% से ज़्यादा आए। मतलब ओवरऑल अगर आपकी बीटेक में परसेंटेज बने वो 80% से अच्छी बने, ताकि आपको प्लेसमेंट लेने जाओ अगर आपकी कोई मार्कशीट देखे तो आपसे इम्प्रेस हो जाए। भाई मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैंने अचीव कर रखा है। मैंने AKTU में अभी आपको आगे अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि मैंने 80% प्लस कैसे बनाई, वो भी बताऊंगा। मैं अपनी ही स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैं कॉपी कैसे लिखता था। आपको कैसे लिखनी चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर लेना, मैं कैसे लिखता था वो बताने वाला हूँ। और अगर आप ऐसे ही लिखोगे, अगर आप कम भी पढ़ोगे तब भी आप 80% आराम से स्कोर कर सकते हो। AKTU में 80% स्कोर करना डिफ़िकल्ट है, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप ना कर पाओ, आप कर सकते हो। देखो पढ़ते सब हैं लेकिन स्कोर सबका अच्छा नहीं आता। आपने अपनी क्लास में भी देखे होंगे, बहुत बच्चे रेगुलर रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनसे अच्छा किसी और बंदे का स्कोर आ रहा होता है जो उतना नहीं पढ़ता या उतना रेगुलर नहीं रहता। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, पढ़ने पे डिपेंड करता ही करता है। पढ़ना भी एक मतलब ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कह रहा कि बिना पढ़े आप 80% प्लस लेके आ सकते हो, लेकिन कम पढ़ के आप 80% भी स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रात दिन पढ़नी है, आप पेपर टाइम भी पढ़ के कर सकते हो। लेकिन अभी हम पढ़ने की डिस्कस नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मैं कॉपी में कैसे लिख के आता था जिससे कि मेरे बीटेक में 80% प्लस बनी है, और साथ में आप कैसे लिखें कि आप भी अपनी AKTU में 80+% बना लें। और यहाँ पर देखो इस वीडियो में मैं आपको अपनी कॉपी लिखने की स्ट्रेटजी बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं मतलब आप लोगों का उस चीज़ को बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अच्छा भाई, वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे होते हैं आपको, एंड नंबर ऑफ़ डिफरेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बीटेक के बाद गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप अनअकैडमी से बैच परचेज कर सकते हो। अभी अगर बैच परचेज करना है ना, अगर आप 23 या 24 को टारगेट कर रहे हो गेट एग्जाम को, तो यहाँ पर आप जल्दी इसको परचेज कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइस आपकी हाइक होने वाली है। और अगर भाई आप बैच परचेज करो ना, आप मेरा कोड DK10 यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। साथ ही में आप गेट एग्जाम की, अगर आप गेट एग्जाम के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, आप अनअकैडमी से ले सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। साथ ही में आप मैकेनिकल इंजीनियर से हैं तो यहाँ पर बैच शुरू हुए हैं 23 मार्च से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं, CSIT वालों के लिए हैं, यहाँ पर ECE ब्रांच वालों के लिए भी हैं, और केमिकल ब्रांच वालों के लिए भी हैं। और साथ ही में भाई एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, 27 मार्च को गेट कॉम्बैट होने वाला है। तो अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी रैंक स्कोर देख सकते हैं इसको कॉम्बैट को देकर, 11 बजे होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट मिलेंगे, आपकी रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अच्छा भाई, वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम में लिखने की स्ट्रेटजी बताऊं उससे पहले ना आप मेरी मार्कशीट देख लो, क्योंकि उससे आपको विश्वास हो जाएगा आज के टाइम में बीटेक के ऊपर कैसे आपको कॉपी लिखनी है, कैसे क्या करना है। वो लोग भी बता रहे हैं जिन्होंने कभी AKTU का पेपर ही नहीं दिया, जो कभी बीटेक किए ही नहीं, वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको विश्वास हो जाएगा मुझ पर। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, बीटेक की है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। और मेरा ही नाम है, DK अग्रवाल करके चैनल है, बट मेरा नाम धनीश कुमार है इन डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पर ये मेरे रिजल्ट है, मैं फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। देखो फाइनल रिजल्ट है मेरा 8.33 CGPA बनी है मेरी, मतलब 83.3% बोल सकते हो इसको, 83.3। और साथ ही में फर्स्ट डिवीज़न ऑनर्स है, ठीक है। और 10 CGPA में से 8.33 CGPA है। और भाई ये है। और जो डिवीज़न होती है, एक तो होती है फर्स्ट डिवीज़न, और एक होती है अगर आप उस अच्छा स्कोर करते हो तो फर्स्ट डिवीज़न ऑनर्स। तो आई होप आप सब भी फर्स्ट डिवीज़न विद ऑनर्स से पास आउट हो। तो चलिए, अब आपको विश्वास तो हो गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कॉपी कैसे लिखता था, अपनी थोड़ी सी आपके साथ स्ट्रेटजी यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करता था और आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो मैं हमेशा A सेक्शन को छोड़ता था, क्योंकि देखो A सेक्शन में एक तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही में एक A सेक्शन में आपको उतना टाइम नहीं लगता, आप A सेक्शन को सबसे एंड में कर सकते हैं। मेरा ये स्ट्रेटजी होती थी। और यार टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मेरी बात सही लगती है आपके अकॉर्डिंग तो आप करना,
वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे करते हो वैसे करना। वीडियो देख लो एक बार, जो चीज़ें मेरी अच्छी लगी उनको आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है मेरी हर बात फॉलो करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं हमेशा फर्स्ट सेक्शन अवॉइड करता था, सेकंड या थर्ड सेक्शन करता था, और सेकंड और थर्ड सेक्शन में ये दिखता था कि बी सेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मुझे या सी सेक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज जैसे मुझे सी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आते हैं तो सी सेक्शन में अटैम्प्ट करता था, और सी सेक्शन में भी वही क्वेश्चन पहले करता था जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो ये मेरे सेक्शन अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी रहती थी। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, मैं कभी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया। इंस्टेड आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब यार वो कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो मैं ऑलरेडी वीडियोज में बता चुका हूँ, लेकिन यार अब आप उस पॉइंट के लिए वो वीडियो तो देखने नहीं जाओगे, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जिन्होंने देख रखी है वो उतना स्किप कर दो यार। तो देखो क्या है, मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है, थियोरटिकल क्वेश्चन है, कुछ तो देखो एडवांटेज पूछे हैं, आप नॉर्मल अपने एडवांटेज बना लो। एक मशीन के एडवांटेज भाई क्या हो सकते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा देती है, टाइम कंज्यूम कम कर मतलब टाइम बचाती है, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में कुछ उस जैसे आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा उससे रिलेटेड एक वर्ड के बारे में भी आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, वो लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब छोड़ना नहीं है। और हाँ, अगर न्यूमेरिकल है भैया वो कैसे करना है, वो आपको क्या करना है, आपने किसी भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला तो याद करके गए होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला वहाँ पर गलत लिख देना है। साथ ही में आपको क्या करना है, उसमें उल्टी सीधी वैल्यू पुट करके कोई एक आंसर ले आना है, इस तरह से करना है। अब आप बोलोगे भैया ये तो सरासर गलत है। हाँ मेरे भाई, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, लेकिन 99% चांस है भाई इस पर आपको नंबर मिलने के। कब मिलने के चांस है वो मैंने थर्ड पॉइंट में बताया है। इस क्वेश्चन को करो आप लास्ट में। अब एग्जामिनर आपकी शुरू से कॉपी चेक करते हुए जा रहा है, शुरू में आपके सारे क्वेश्चन गलत सही हैं, तो इंसान फिर ना विश्वास हो जाता है कि हाँ यार इसके तो सभी सही होंगे। एंड में एग्जामिनर क्या करेगा, आपका क्वेश्चन उतना देखेगा नहीं और सही कर देगा। तो वहाँ पर आपको चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, और वहाँ पे ये भी चांस है कि आपका क्वेश्चन कट जाए। मैं ये नहीं बोला डेफिनेटली आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर ये भी चांस है कि आपका वो काट दे अगर वो पड़ता है। लेकिन भाई अगर आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, फॉर्मूला गलत यूज करके आओगे, ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है कि आपके माइनस में 2 नंबर हो जाएंगे, नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो आपको वैसे भी नहीं मिलने, तो 0 नंबर वैसे भी मिलने, लेकिन 1% चांस होगा अगर आप करके आओगे आपको 0 नंबर मिले, 99% होगा कि आपका सही होगा। ये बात हमेशा याद रखना। साथ ही में फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे, मैं अपनी राइटिंग पे बहुत ध्यान देता था, मैं उतना क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देता था। क्वांटिटी लिखता था, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि 6-7 पेज लिख रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग लिखता था। राइटिंग पे ध्यान देता था, क्योंकि ज़्यादा पेज लिखूंगा मैं भी जानता हूँ कि मेरी राइटिंग ख़राब होगी, तो मैं थोड़ा सा पेज कम लिखता था। कम मतलब अब ऐसा नहीं, कम कम का मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत लंबी लंबी, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है 7 पेज भर रहा है, मैं 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 पेज 2 पेज 4 पेज जितना मुझे आता है उतना करता था। मतलब राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देता था। लेकिन यार राइटिंग वही है, अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो आप एक दिन में तो राइटिंग सुधार नहीं सकते, और शायद अभी इस एज पे आके यार राइटिंग सुधरती भी नहीं है, तो शायद इसमें आप थोड़ा सा इतना इंप्रूव नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना यार राइटिंग अच्छी कर पाओ। उसके बाद सेकंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने कभी अपने पेपर में वाइटनर यूज नहीं किया, और कभी भी मैं कट नहीं लगाता था। अब देखो कट नहीं लगाता था, अब आप बोलोगे ये तो आप झूठ बोल रहे हो। हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कट लगाता था। जैसे कि मैंने एक लाइन लिख दी, पूरे पेज में एक लाइन लिख दी, एक लाइन में मेरे पे सपोज वाइटनर की स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैं वाइटनर पे इस तरह से कट लगाता था। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस वेटा 1 सेकेंड, मैं इस तरह से कट लगाता था, सिर्फ एक लाइन कट, मतलब इसके ऊपर ऐसे कट लगाया और उसको दोबारा लिख दिया। भाई हकीकत बता रहा हूँ, अगर पूरे पेज में आपने 2 जगह ऐसे काटा है ना एक एक वर्ड को, और फिर आप खुद देख लेना उस पूरे वर्ड को एक बार उस पर नज़र डाल के, अगर आपने एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे ना तो आपको ये कट दिखेगा भी नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो कट नहीं दिखता कॉपी में। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जब कट कर देते हैं ना तो इस तरह से करते हैं, भाई बिल्कुल गंदा लगता है, इस तरह से नहीं करना। साथ ही में अगर आप वाइटनर यूज करोगे वो भी दिखता है। वाइटनर अगर आप कॉपी में वाइटनर जब यूज किया जाता है जब आपने 1-2 लाइन लिख दी और वो पूरी गलत हो गई, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको वाइटनर यूज जब करना है जब आपको 2 लाइन लिखनी है वो गलत होगी। अगर एक वर्ड गलत हो रहा है उसके लिए वाइटनर यूज मत करो, एक तो वहाँ पर टाइम जाएगा, ठीक है, तो सारी तरफ से आपके नुकसान ही नुकसान है। आपको वो एग्जामिनर को अलग दिखेगा, वो अलग रही, तो ये चीज़ ध्यान रखना। साथ ही में 6 पॉइंट है, नॉट गिव एक्स्ट्रा स्पेस, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। देखो एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब मेरा यहाँ किससे है वो चीज़ समझो। एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब मेरा यहाँ पर ही है, सपोज आपने
एक क्वेश्चन किया, अभी ये पूरा एक पेज है, ठीक है, सपोज करो ये पेज है, आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया, ये 6-7 लाइन में आप पीछे से लिख के आ रहे थे, आपका यहाँ पे खत्म हो गया, तो पूरे बच्चे इस पेज को ब्लैंक कर देते हैं। अब एग्जामिनर के माइंड में ये भी डाउट जा सकता है कि बच्चा ने ये सोचा होगा कि मैं यहाँ पे जब करूँगा जब मुझे बाद में टाइम मिलेगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कि क्योंकि यार एग्जामिनर कोई भी आपकी पूरी कॉपी नहीं पढ़ता, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो उसके माइंड में ये थॉट जा सकता है कि यहाँ पर बंदे ने इसलिए इस पेज छोड़ दिया है इतना सारा कि उस पर इसका आंसर या तो वो भूल गया होगा या कुछ, मतलब उसे याद नहीं आ रहा होगा, या उसने सोचा होगा बाद में करूँगा और बाद में उसने किया नहीं। तो इतना स्पेस नहीं छोड़ना। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन खत्म होता है और नीचे 2-3 लाइन बचती हैं तो वो आप नए क्वेश्चन की स्टार्टिंग दूसरे पेज से कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में ज़्यादा स्पेस मत देना, ये ध्यान रखना। और हाँ, मैंने इसमें पॉइंट तो नहीं लिखा, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जैसे एक वर्ड लिख दिया और दूसरा वर्ड के बीच में, मतलब वर्ड्स के बीच में एक लाइन में बहुत गैप कर देते हैं, जैसे अवॉइड, कट्स, तो अवॉइड और कट के बीच में ज़्यादा गैप कर देते हैं। भाई कॉपी भरने के चक्कर में कंटेंट ज़्यादा लिखना होता है, दूर दूर चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, लाइन छोड़ छोड़ के नहीं लिखनी होती हैं, वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर पर। तो ये चीज़ याद रखना। साथ में देखो, मैं हमेशा एक चीज़ करता था, पहले मैं 8 पॉइंट को डिस्कस करूँगा, फिर 7 पॉइंट पे आऊँगा। 8 पॉइंट पे क्या है, मैं हमेशा कोशिश करता था कि अगर मेरा 3 घंटे का पेपर है, मैं उसे 20 मिनट पहले कवर कर लूँ, ठीक है। 20 मिनट में अब मैं क्या करता था, मैं डेकोरेट करता था उसे। डेकोरेट अब ऐसे नहीं करता था मेरे भाई कि फूल पत्ती बना रहा हूँ। डेकोरेट का मतलब मेरा कोई न्यूमेरिकल किया था, उसका आंसर आया था, तो उसको स्केल लिया, पेन से उसको बॉक्स में बंद किया, क्वेश्चन के ऊपर मतलब जो हेडिंग डाली थी उसके नीचे 2 अंडरलाइन खींच दी स्केल की मदद से, जो बिल्कुल सीधी दिखें। तो इस तरह से मैं चीज़ों को मतलब थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता था। तो ये चीज़ें हैं, आप भी ज़रूर करना जब आपको के पास टाइम मिले। और साथ ही में मैं अभी, चलो आगे वो डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि डायग्राम किससे बनाए जाएं, पेन से बनाए जाएं या पेंसिल से। देखो, मैंने तो हमेशा पेन से बनाए, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेन से बना रहे हो या पेंसिल से बना रहे हो, जिसमें आप सेटिस्फाई हो उससे बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि आपको। और हाँ, तरह तरह के पेन यूज ना करना, एक ब्लू पेन यूज करना, एक ब्लैक पेन यूज करना, और अगर आप डायग्राम पेंसिल से बनाते हो तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कॉपी लिखते वक्त ध्यान रखता था। आई होप अगर आप भी ऐसे करके आओगे। देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं यार कि मैं एक रात पहले पढ़ के गया था और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था उन सब्जेक्ट्स में। तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लिखना भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो, मैं कभी कॉलेज रेगुलर नहीं गया, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने चलो अभी ये बहुत लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यार आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।